मंत्री को पीएम मोदी से मिलने से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। आपको बता दें, खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार की अनोखी पहल। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेटर, उठाई 2 मांगे। केरल हाईकोर्ट का प्रियंका को नोटिस। कर्नाटक में 10 साल बाद जाति 7 दिन में देश का टेम्परेचर 8 से बढ़कर 8 से 13% बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और अहम खबर दिल्ली से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी कार्रवाई की है। एमपी के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निकाला है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली से अहम खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को पार्टी से निकाला है। छह साल के लिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण की गई है ये बड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया लक्ष्मण सिंह को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कार्रवाई की है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस से बाहर निकाला है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण यह कार्रवाई की गई है। अब रुक करेंगे अगले अहम रिपोर्ट की तरफ। देश सेवा करने वाले जवान और रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए सफर करने वाला आम आदमी दोनों ट्रेन में सफर कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि एक को सम्मान के लिए, सम्मान के नाम पर दी गई खस्ताहाल बोगियां और दूसरे को ठूसी भीड़ में दरवाजों से लटक कर जिंदगी का जुआ खेलना पड़ रहा है। ये कोई कहानी नहीं, भारतीय रेल की वो कड़वी सच्चाई है जिसे देखने से सरकार शायद आंखें मूंदे बैठी है और सरकार शायद इसको देखना नहीं चाहती है। यह हम रिपोर्ट देखें। कृपया ध्यान दीजिए, हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा, ये ध्येय भारतीय रेलवे का है, जिसकी हर स्टेशन पर यात्रियों को यात्रा से पहले सुनाई देती है। लेकिन ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारतीय रेल कैसे रेल रही है, आज आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर भारतीय ट्रेन की है। अब आपको इस ट्रेन की खासियत बताते हैं। टूटी हुई खिड़कियां, गंदे टॉयलेट्स, टूटी हुई सीटें, जाम दरवाजे, गंदगी से फुल लबरेज, ये भारतीय ट्रेन है। दरअसल बीएसएफ ने रेलवे वाहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में एसी 2 टियर के 2 कोच, एसी 3 टियर के 2 कोच, 16 स्लीपर कोच और 4 जनरल एसएलआर कोच की मांग की थी। लेकिन जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई गई उसकी हालत बेहद खराब थी। देश की सेवा करने वाले भारतीय जवानों को रेल मंत्री कितनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। ट्रेन का वीडियो सामने आया तो विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रेल मंत्री ने मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
सर आपने अभी इनके डबलिंग का अनाउंसमेंट किया, रेलवे में लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं उसको अनाउंसमेंट किया, लेकिन आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर ऑलरेडी एक्शन कल ही लिया जा चुका था। वो ट्रेन की रेक कल ही रिप्लेस कर दी गई थी और जो 4 अधिकारी इसके लिए थे उनको सस्पेंड भी कर दिया। भारतीय रेल के बदतर हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 9 जून को ठाणे मुंबई लोकल ट्रेन से 5 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोग घायल हुए थे। माना जा रहा है कि सफर के दौरान 2 ट्रेनों के दरवाजों पर जरूरत से ज्यादा यात्री लटक कर यात्रा कर रहे थे। ट्रेनों के क्रॉस होने पर यात्री आपस में गए, जिससे यह हादसा हो गया। ये 2 घटनाएं रेलवे की दुर्दशा और ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की दुश्वारियों की महज बानगी भर है। ट्रेन में यात्रा करना अब किला फतेह करने जैसा हो गया है। पहले रिजर्वेशन के लिए मारामारी, किस्मत से अगर रिजर्वेशन मिल गया तो अपनी सीट तक पहुंचने के लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी। असली परीक्षा तो ट्रेन चलने के साथ शुरू होती है। 80 की क्षमता वाले रिजर्वेशन कोच में 300 से ज्यादा वेटिंग टिकट वालों की भीड़ घुसती है, तो स्लीपर क्लास की बोगी जनरल कोच में कब तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी ट्रेन के अंदर पानी नहीं मिलता तो कभी कोच का एसी फेल हो जाता है। में भी यात्रियों के लिए सुविधा का अभाव कब दुखद यात्रा बन जाता है कोई नहीं जानता। हजारों रुपए खर्च कर सुविधाजनक सफर के सपने देखने वाले यात्री का सफर नर्क है, जिससे रेलवे और रेल मंत्री को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई के चक्कर में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यात्री मरे तो मरे पर कमाई जाए। घर से इंसान बनकर यात्रा करने वाला यात्री कब जानवर की तरह घुटन भरे बंद डिब्बे में सांस लेने के लिए जंग करने लगता है वो खुद ही नहीं जानता। राजनेता हवाई जहाज से सफर करते हैं, लग्जरी एसयूवी में हैं, वहीं आम जनता जानवरों की तरह भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मजबूर होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में करीब 200 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी। यात्रियों की हालत ट्रेन के अंदर बस से बदतर है। सुविधाओं के नाम पर सड़ा गला खाना मिलता है। ट्रेन की लेट लतीफी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जरूरत पड़े तो टॉयलेट के पास लेट कर सीट पर सफर करना पड़ता है। सवाल है आखिर इस बदतमीजी का जिम्मेदार कौन है? वंदे भारत जैसी ट्रेनें वीआईपी लोगों के लिए सुखद हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी नॉर्मल ट्रेनों से सफर करते हैं? आखिर उनकी समस्याओं को रेल मंत्री कब लेंगे? ट्रेन के अंदर टॉयलेट पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा पर कौन ध्यान देगा? आखिर भारतीय रेल आम आदमी के लिए सुखद और सफल कब होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इस वक्त पूरे पंजाब में जहां गर्मी अपना कहर बरपा रही है, वहीं भटिंडा में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। बस स्टैंड में यात्रियों के लिए कहीं भी प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही है। लोग गर्मी के कारण प्राइवेट दुकानों से महंगी बोतलें, महंगा पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। भटिंडा के टीसी डिपो के मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, या फिर प्राइवेट दुकानदारों से उनकी मिलीभगत है। जब पीआरटीसी के मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ जब बस स्टैंड में यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पीआरटीसी के अधिकारियों और जो बस स्टैंड में प्राइवेट दुकान चलाते हैं उनकी मिलीभगत के कारण लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। बस स्टैंड पर प्राइवेट दुकान वालों ने लूट मचा रखी है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पर किसी दानवीर आदमी ने एक आरओ सिस्टम और वाटर कूलर दान किया था कि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को ठंडा और शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन इन पीआरटीसी के कुछ अधिकारियों और डिपो मैनेजर ने वो आरओ सिस्टम और वाटर कूलर वहां से उखाड़कर निजी वर्कशॉप में लगवा दिया। प्राइवेट किसी बंदे ने आरओ लाया सी लोगों के पानी पीने वास्ते, वधिया सिस्टम चलिया सीगा, पानी लोग पींदे रहे ने। उस तो बाद की होता उन्होंने मिली भुगत के नाल पीआरटीसी के बंदे ਜਿਹੜੇ बंदे कहते हैं टूटियां तोड़दियां चाके आरो आ लाता इतने गेट के ऊपर। मैं यहाँ पर बठिंडा आया से चल के और यहाँ पर पीने के लिए पानी पीने लगा। जब देख पानी का पीने का स्थान है वो गंदगी के ढेर से भरा हुआ है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ से एक खबर है जहां मदर चाइल्ड अस्पताल में हृदय विदारक कृत्य देखने को मिला। अस्पताल के बाथरूम में नवजात मिला है।
नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के बाथरूम में नवजात शिशु का शव मिला है। मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। वही मामले की पखांजूर पुलिस जांच कर रही है। मामले की पखांजूर पुलिस कर रही है जांच। तो छत्तीसगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे। मदर चाइल्ड अस्पताल में विदारक कृत्य देखने को मिला है। अस्पताल के बाथरूम में नवजात शिशु का शव मिला है और शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की पखांजूर पुलिस जांच कर रही है। तो छत्तीसगढ़ से अहम खबर। मदर चाइल्ड अस्पताल में हृदय विदारक कृत्य देखने को मिला है। अस्पताल के बाथरूम में नवजात शिशु का शव मिला है। और अगली खबर का रुख करेंगे चिरमिरी से। अगली खबर है जहां धधकती अग्नि के साथ धरती आग उगल रही है। यूं कहें कि धरती उगल रही जहरीली गैस। चिरमिरी में धधकती धरती बनी संकट। 15,000 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। खबर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से है जहां बरौदा कालर क्षेत्र में कोयला खदानों में लगी आग से धरती धधक रही है। आग लगने से भूगर्भ से निकल रही जहरीली गैस और आग की लपटें 15,000 आबादी के लिए संकट बढ़ा रही हैं। यहाँ रहने वाली 1100 से ज़्यादा छात्र छात्राएं धमाकों और धुएं के बीच पढ़ाई को मजबूर हैं। वहीं लगातार विस्फोट जारी रहने से कई घरों में पड़ चुकी हैं। वातावरण में फैला जहरीला धुआं सांसों के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कहने के लिए यह इलाका काले हीरे की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब यही कोयला स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। स्थानीय बासिंदे समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, जो कभी आंदोलन का रूप भी ले सकती है। जैसा कि अभी आपके द्वारा पूछा गया कि यहाँ पे जो भूमिगत खदान है, यानी भूमिगत क्या ओपन कास्ट कहा जाए, तो बता दूं कि सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसका जो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है बरतुंगा उसीएम का, यहाँ लगभग काफ़ी सालों से भूमि जो है अपने गर्भ से जो है आग को उगल रही है। हमारा स्कूल का ये जो प्री प्राइमरी विंग है, विंग ऑलरेडी हमने इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पे। रिसेंटली कलेक्टर साहब और एक कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया कि हमने अपने प्री प्राइमरी बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से, जहां मेघालय पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं इंदौर राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया पहलू भी सामने आया है। सोनम रघुवंशी के भाई आपको बता दें, गोविंद राजा रघुवंशी के घर उनके परिवार से मिलने के लिए बुधवार को पहुंचे। वह राजा की मां को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार से अपनी बहन की करतूत के लिए माफी मांगी। गोविंद ने कहा कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार उन्हें विश्वास हो गया है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। गोविंद ने आगे कहा कि इस मामले में आरोपी सभी लोग राज कुशवाहा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बहन सोनम से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और राजा के परिवार से माफ़ी मांगते हैं। गोविंद के इस बयान से साफ हो गया है कि परिवार ने सोनम से दूरी बना ली है। अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां नेता कॉलोनी में रहने वाली महिला ने आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर थाना आधारताल में पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर अपने पति और उनके वकील की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनका और उनके पति का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी थाना आधारताल पुलिस द्वारा कोर्ट के विपरीत मुझे धमकाया जा रहा है, मेरे पति के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज महिला द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक से उचित न्याय की मांग की गई। देश उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल में भीषण आग लगी है। आग लगने से
स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी है। सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस आग बुझाने के प्रयास में जुटे नजर आए। गोमती नगर इलाके के जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल की घटना है, जहां भीषण आग की घटना सामने आई। देर शाम ये भीषण आग की घटना सामने आई। आग का प्रयास किया गया, फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। लखनऊ से अहम खबर, जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल में ये भीषण आग की घटना सामने आई। स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस। आग बुझाने का प्रयास किया गया, फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां टकराने के बाद उछलकर कार पर गिरा बाइक सवार। रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ जा रहा था कार चालक। इस दौरान अचानक सामने से तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक आई। स्पोर्ट्स बाइक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बिना हेलमेट फरार दोनों बाइक सवार युवक हादसे के बाद मौके पर जुटे हुए लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान लोगों ने पार्षद के सहयोग से घायलों को पहुंचाया। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गोमती नगर स्थित मंत्री आवास के पास यह हादसा हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर, जहां विद्युत विभाग में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के लिए निर्णय लिया। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पावर कॉर्पोरेशन राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर रोक लगाई गई है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के कर्मियों के हड़ताल पर रोक लगाई गई है। केसको मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। पूर्वांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम पर रोक लगाई गई है। दक्षिणांचल विद्युत निगम वितरण निगम को भी पत्र भेजा गया। यूपी रिन्यूअल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रोक लगाई गई। सभी सेवाओं में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई। तो कर्मचारियों के प्रदर्शन और मांगों को लेकर अब ये हड़ताल पर रोक लगाई गई है। अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई। तो केसको मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। पूर्वांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम पर भी हड़ताल पर रोक लगाई गई। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर, जहां तेज रफ्तार बाइक सीधी कार के ऊपर जा गिरी। मंत्री आवास के पास हादसा हुआ। रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही थी कार। अचानक सामने से आई तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने कार में जोरदार टक्कर मारी। तो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही थी ये कार। अचानक सामने से आई तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने कार में जोरदार टक्कर मारी।
और अगली अहम खबर कानपुर से। हादसे में ऑटो सवार आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। पहुंची पुलिस। हमीरपुर से पहुंचाने घाटमपुर जा रहा था ऑटो। सभी घायलों को घाटमपुर सीएससी पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 मरीज कानपुर रेफर किए गए हैं। घाटमपुर पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ है। तो घाटमपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची, मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची। हमीरपुर से सवारियां पहुंचाने घाटमपुर जा रहा था ऑटो। और अगली खबर ललितपुर से। तालाब के रैंप पर दिखा घायल तेंदुआ। गर्मी से राहत पाने को डेरा जमाया था तेंदुआ। मौसम की तल्खी से परेशान हैं सभी पशु और पक्षी। जानकारी पाकर रेस्क्यू के लिए रवाना हुई टीम। मड़ावरा क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला है। मौसम की तल्खी से परेशान हैं सभी पशु पक्षी। जानकारी पाकर रेस्क्यू के लिए रवाना हुई टीम। मड़ावरा क्षेत्र के भोती गांव का यह पूरा मामला है। तालाब के रैंप पर दिखा घायल तेंदुआ। गर्मी से राहत पाने को डेरा जमाया था तेंदुआ। तो खबरों में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्ष विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम काल है। पीएम मोदी ने इन में भारत को न केवल वैश्विक पहचान दिलाई है, बल्कि उनकी सरकार की उपलब्धियां देशवासियों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। बाराबंकी के निजी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री ने कहा कि 11 वर्षों का यह कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में परिवारवाद, भ्रष्टाचार एवं तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक समर्थ एवं सक्षम नेतृत्व देश को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। आज हमारी सरकार और हमारी सेना आतंकवाद को पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है और पूरा देश जानता है। चाहे मुंबई के ताज होटल पे हमले हो, कई जगह पर हमले हुआ करते थे, सेनाएं कहा करती थी, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधी रहती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हम इसको पुरजोर जवाब देने का काम कर रहे हैं और हमारी सेना घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। आपको बता दें, करीब 10 करोड़ का ये घोटाला 39 अस्पतालों के 6,239 लाभार्थियों के नाम पर किया गया। घोटाला करने वाले जालसाजों ने मरीज के नाम पर फर्जी भुगतान रकम हड़प ली और ये सारा मामला 1 मई 2025 से 22 मई 2025 तक के बीच हुआ। जांच में पता चला कि महज 22 दिनों में 9 करोड़ 94 लाख रुपए की यह रकम फर्जी तरीके से अस्पतालों को ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। दरअसल इस पूरे घोटाले का कारण खुलासा तब हुआ जब आयुष्मान योजना के तहत भुगतान के जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी साचीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत पत्र में कहा गया कि एजेंसी मैनेजर और लेखाधिकारी की ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल कर घोटाला किया गया। जानकारी के मुताबिक अशोक मार्ग स्थित नवचेतना केंद्र बिल्डिंग में एजेंसी का कार्यालय है। आयुष्मान भारत के तहत कार्डधारकों के इलाज का खर्च सरकार वहन करती है। इसके लिए अस्पतालों को भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल के जरिए किया जाता है। आमतौर पर अस्पताल अपने खर्च का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद साचीज के अधिकारी जांच कर ऑनलाइन प्रस्तुति देते हैं। फिर लेखाधिकारी और सीईओ
के सिग्नेचर से भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसके बाद बैंक से अस्पताल को भुगतान हो जाता है। मगर इस बार जांच में पाया गया कि एजेंसी के सीईओ, वित्तीय प्रबंधक और लेखा अधिकारी की लॉगिन आईडी से छेड़छाड़ कर फर्जी भुगतान कर दिया गया। की जानकारी होने के बाद हजरतगंज कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने इसके बारे में जानकारी दी। ये रकम हड़पी गई है। 39 अस्पतालों में 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। मरीज के नाम पर फर्जी 39 अस्पतालों में 10 करोड़ का घोटाला हुआ है। 6,239 लाभार्थियों के नाम पर यह घोटाला किया गया है। तो मरीज के नाम पर फर्जी भुगतान कर रकम हड़पी गई है। 10 करोड़ रुपए का ये कुल घोटाला है। 39 अस्पतालों के माध्यम से ये 10 करोड़ का घोटाला किया गया है। 6,239 लाभार्थियों के नाम पर यह किया गया घोटाला। मरीज के नाम पर फर्जी भुगतान कर ये रकम हड़पी गई है। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां शहर के नगर तिराहे पर कलम और तलवार का प्रतीक स्थापित किया जाएगा, जिसे सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देने की पहल बताया जा रहा है। सांसद साक्षी महाराज और डीएम गौरांग राठी ने बुधवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन कर शुरुआत की। इस मौके पर बताया गया कि 1.77 करोड़ की लागत परियोजना के जरिए तिराहे का सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी, फुटपाथ और लाइटिंग आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कलम साहित्यिक विरासत और तलवार स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान का प्रतीक होगी। तिराहा को उन्नाव शहर के स्वागत के तौर पर विकसित किया जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों में परियोजना को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। काल में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नित नए विकास के कार्य होते हैं। हमारे यहाँ के विकास पुरुष बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब हैं, खड़े हुए हमारे सामने जिलाध्यक्ष जी। इस चौराहे को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना हमारे जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से वीडियो से मिलकर के बनाई है। और इसमें लगभग कितना पैसा लगा करके, अगर कम पड़ेगा तो आएगा, हम लोग बड़े और उसमें व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल तेल या बदला लगेगा कि उन्नाव की नाक है। बहुत बढ़िया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में लंबे समय से चल रहे लोकेशन के खेल पर खनिज विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बीते दिनों खनन निरीक्षक द्वारा रोड पर चेकिंग करते समय लोकेटरों द्वारा पीछा किए जाने का खनन निरीक्षक को आभास हुआ था। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। ये लोकेटर अधिकारियों का लोकेशन खनन माफियाओं को दे देते हैं, जिससे खनन की गाड़ियां रूट से हट जाती और खनन निरीक्षक उनको पकड़ नहीं पाते थे। जब खनन निरीक्षक को इसका एहसास हुआ तो खनन निरीक्षक ने इन पर कार्रवाई करते हुए लोकेशन माफियाओं के लगभग 1 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों व वाहन चालकों और 10 से 15 अज्ञात पर
बीमार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद लोकेशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब लोकेशन का सिंडिकेट टूटने की कगार पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकेशन माफियाओं की वजह से जनपद में लंबे समय से अवैध ओवरलोडिंग कर परिवहन विभाग को नुकसान पहुंचाने का खेल चल रहा है। एक वाहन जो है वो थाने की अभिरक्षा में दिया गया है और 20 वाहन जो है उनके साथ जो है उनका नंबर लखनऊ की टीम और खनिज विभाग की टीम जब क्षेत्र में निकलती है तो ऑब्जर्वेशन था कि ये आगे पीछे टीम के आगे पीछे रहते हैं, वाहनों को लोकेशन लेते हैं, हाँ अधिकारी कहाँ जा रहे हैं इसकी सूचना लीक करते हैं। तो इस तरह के टोटल पे एफआईआर लॉन्च किया गया। सर के भविष्य में आगे और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? हाँ, इस तरह से अगर कुछ और भी मतलब घटना सामने आती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर, जहां नगर निगम ने वकीलों के चेंबर्स पर चलाया बुलडोजर। प्रयागराज में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने जिला कचहरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1000 अस्थायी वकीलों के चेंबर और 1500 दुकानें तोड़ी हैं। नगर निगम ने नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई के विरोध में वकील उतर आए हैं। वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं वकीलों का कहना है कि लीगल चेंबर्स को क्यों तोड़ा गया। खबर सहारनपुर से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक नाहिद हसन को थाने का घेराव, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और तोड़फोड़ करने के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों से आरोप साबित नहीं हो सके हैं। कोर्ट के फैसले को लेकर विधायक समर्थकों में खुशी की लहर है। वो न्यायिक आदेश को न्याय की जीत बता रहे हैं। आपको बता दें, नाहिद हसन पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर हसन के पुत्र हैं और कैराना सांसद इकरा हसन के भाई हैं। पूरा 13 वर्ष पहले अप्रैल 2012 का है, जिसमें अतिक्रमण को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया था। ये 5 ही घटना थी, 6 का जो पुलिस ने ही प्रेस नोट जारी किया अधिकारी। खड़ा है, ये बात कर रहे हैं साहब, कहीं भी खबर में ये नहीं है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां गौरा बादशाहपुर थाना के बंजारपुर दक्षिण मोहल्ले में दोपहर के समय महताब के घर के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे ही देर में कार जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया गया कि महताब परिवार सहित प्रयागराज में रहता है और उसने करीब 5 साल पहले प्रयागराज निवासी इमरान से कार खरीदी थी। बाद में पता कार पर ईएमआई पर कार ली गई है और कार पर धनराशि बकाया भी है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था। पीड़ित महताब ने कार जलने का मामला पहुंचाने का दावा किया, जबकि थाना प्रभारी ने कोई तहरीर प्राप्त होने से इनकार किया। अगली खबर महोबा से है, जहां राज्यसभा सांसद रामबाबू निषाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में संचालित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देश की सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही देश का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है। 1622 करोड़ रुपए ये पहुंच चुका है। कोविड काल में विभिन्न देशों से भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया। पीएम के प्रयासों से भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
आज जब हमारी सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए तो निश्चित रूप से देश में आमूलचूल परिवर्तन जो हुए हैं, सरकार के माध्यम से गरीब जन कल्याण के जो कार्य हुए हैं, जो सुंदर शासन की परिकल्पना हम सब चाहते हैं वो भी है, और इस देश को चहुओर विकास की ओर जब हम नज़र डालते थे 11 वर्ष के पहले तो अधूरा नज़र आता था विकास। आज हम कहते हैं कि पूरे देश में जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से 3 मासूम बच्चियों की हत्या के सनसनीखेज मामले में एडीजे सिरीन जैदी की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवशंकर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और 13 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने धारा हत्या के आधार पर उम्र कैद व 25,000 और धारा 328 में 10 साल की कैद व 10,000 जुर्माना जमा कराने के आदेश दिए हैं। न्यायिक जारी होते ही पीड़ितों की आंखें चमक उठी। उन्होंने फैसले को न्याय की जीत बताया। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2023 को कड़ाधाम थाना के सौरई बुजुर्ग गांव में रंजिश के चलते आरोपी ने टॉफी में जहर मिलाकर बच्चियों को खिला दिया था, जिससे वर्षा, साधना और शालिनी की मौत हो गई थी। आज 302, 328 के मामले में थाना कड़ाधाम में 17/23 को एक तहरीर दी गई थी राजकुमार की तरफ से। कहा गया था कि मेरी बच्चियों को टाफी में जहर मिलाकर शिवशंकर ने दे दिया, जिसको खाने से 4 बच्चियों की हालत ख़राब हो गई थी, 3 की मृत्यु हो गई थी, चौथी दवा इलाज के चलते बचा लिया गया था। आज माननीय न्यायालय एडीजे 3 श्री जैदी द्वारा आरोपी शिवशंकर को 302 में 25,000 जुर्माना, आजीवन कारावास, 328 में 10 साल की सजा, 10 जुर्माने का सुनाया गया था फैसला। अपना नाम बताएं। अनिल कुमार चौधरी, एडीजीसी क्रिमिनल। कानपुर आरटीओ कार्यालय में मंगलवार को स्थानांतरण पर आए आरआई संतोष कुमार ने कार्यभार संभाला है। इस दौरान के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत करते हुए नवागत आरआई ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकार और शासन की प्राथमिकता में शामिल जन सुरक्षा पर जोर रहेगा। स्कूल वाहनों के संचालन में किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। व्यावसायिक वाहन मालिकों को समय पर फिटनेस करानी होगी। वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले बारीकी से जांचा जाएगा। मैं संतोष कुमार, संभागीय निरीक्षक कानपुर। मैंने आज ही कानपुर संभाग में यहाँ ज्वाइन किया है। आगे देखिए हमारी प्राथमिकताएं स्कूल वाहनों को लेके और सवारी वाहनों को लेके, जिन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। स्कूल वाहनों में जिन स्कूलों में अधिक संख्याओं में बसेज हैं या स्कूल वाहन हैं, तो उनके स्कूलों में जाकर हम सारे स्कूल वाहनों का निरीक्षण करेंगे। जिनमें मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, उन्हें स्कूल वालों को इंस्ट्रक्ट करा के उन्हें मानकों का अनुरूप दिया जाएगा। खबर गोंडा से है, जहां वायरल आपत्तिजनक वीडियो में भाजपा हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए अमर किशोर कश्यप उर्फ बम बम को जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया है। अमर किशोर ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए पार्टी को बदनाम करने व कार्रवाई न करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने में पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी शामिल हैं और सीसीटीवी फुटेज को एडिट कर एआई के जरिए वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह सपा में नहीं जाने वाले, वे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। एक पक्षीय कार्रवाई ना करके इसकी जांच करानी चाहिए और जांच करा के जिन्होंने फुटेज जारी की उन्होंने पार्टी का सम्मान नहीं रखा, उन्होंने पार्टी को बदनाम किया। ऐसे लोगों को। खबर कानपुर से है, जहां थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर फर्जी पहचान से दोस्ती कर जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास का आरोप लगाया। आपको बता दें, पीड़िता ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि युवक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर खुद को सोनू बताकर दोस्ती की, जब असली नाम सरताज है। जबकि महिला ने दावा किया कि शादी करने के लिए दबाव बनाने पर युवक ने ओम का निशान हटाकर धर्म बदलने का दबाव बनाना
जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने पीड़िता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एडीसीपी सेंट्रल योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डेढ़ साल पहले एक लड़के के संपर्क में आई जिसने पहले मुझे अपना नाम गलत बताया, सोनू बताया। चैटिंग द्वारा बातचीत चालू हुई तो 6 महीने हमारी व्हाट्सएप पे बात होती रही। उसके बाद जब हम लोग 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई, उस कारण मुझे पता लगा कि वो मुस्लिम है, लेकिन तब तक मुझे उससे थोड़ा लगाव हो गया था। खैर थोड़े दिन और बातचीत हमारी चैटिंग पे चलती रही। उसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं इसके साथ रहने लगी। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की नगरी का प्रयास यादव द्वारा किया जा रहा है, एक लड़की जो ब्राह्मण है जिसका नाम प्रिया शर्मा है, उसको एक जिहादी अपने प्रभाव में लेके 10 महीने अपने साथ रखता है और जब शादी की बात आती है तो कहता है कि सबसे पहले अपना धर्मांतरण करो, अपने हाथ में जो ओम चिन्ह गुदा हुआ है पहले उसको आप साफ करो। जिसकी जानकारी जिससे वो आहत होकर वो हमारे पास आई, हमारे पास जानकारी आते ही हमने माननीय जो उच्च अधिकारी और संबंधित अधिकारी थे उनसे संपर्क किया। एक प्रिया नाम की लड़की है, ये जो है कुछ दिनों से एक लड़के के साथ रह रही थी। वो उसके द्वारा अपना नाम पहले हिंदू बताया गया था। अब उसमें जांच करके जो है उसमें मुकदमा लिखा जाएगा, जो भी है अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर के आनंद बाग इलाके में भीषण आग लगी है। आनंद बाग इलाके में भीषण आग लगी है। संगीत टाकीज के पास रिहायशी इलाके में आग की घटना सामने आई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना के आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। भीषण आग से इलाके की बिजली काटी गई है। दहशत में है लोग। तो कानपुर से अहम खबर इलाके में भीषण आग लगी है। संगीत टाकीज के पास रिहायशी इलाके में यह आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची है दमकल की गाड़ी। और हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी रंजीत जुड़े हुए हैं। रंजीत, भीषण आग की घटना सामने आई है। संगीत टाकीज के पास रिहायशी इलाके में आग की घटना सामने, आग अब तक बुझाई जा चुकी है। किस तरीके से यह आग लगी है, क्या जानकारी देंगे? सर, यहाँ पे बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है जो अभी बुझ नहीं पाई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी है और अपना कार्य कर रही है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पा सकी है। रंजीत, अभी भी आग है, आग बढ़ रही है क्या, और आग पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है? नहीं, अभी आग पे काबू नहीं पाया जा सका। रंजीत, अग्निशमन के लोग क्या वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या आग ज्यादा व्यापक लगी हुई है, अब तक बुझाई क्यों नहीं जा सकी है? हेलो रंजीत, आग ज्यादा व्यापक रूप हुई है या अग्निशमन की गाड़ियां वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं? आग अब तक बुझाई क्यों नहीं जा पाई है? हेलो रंजीत, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सूचना के आधे घंटे के बाद पहुंची है दमकल की गाड़ियां। फिलहाल आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, ये जानकारी सामने आ रही। भीषण आग से इलाके में लोग में हैं। अगली खबर का रुख करके खबर बाराबंकी से, जहां आम आदमी पार्टी का संकल्प शिविर आयोजित किया गया है। इसमें शामिल होने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन व बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। राज्यसभा सांसद पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। बाद में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पार्टी का फोकस 2026 में होने वाले जिला पंचायत। उन्होंने दावा किया कि आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव की जीत वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बढ़त दर्ज कराने का आधार बनेगी। अग्निवीर योजना को भारत माता से गद्दारी बताया। उन्होंने कहा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो कागज पर एक्सरे निकाले जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। जिला पंचायत नहीं होता। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, कोई चुनाव। संजय जी, अमरनाथ यात्रा में बीएसएफ सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जब वो यात्रा करके अमरनाथ पहुंचने जा रहे थे, उस दौरान एक वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कांग्रेस ने चुटकी ली है कि सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा। उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो शौचालय आदि बने हुए हैं वो टूटे हैं, खिड़कियां टूटी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं पहलगाम की घटना की बात करता हूँ। पहलगाम एक संवेदनशील क्षेत्र है और आप जगह पे ना तो सेना के जवानों की नियुक्ति थी, ना बीएसएफ के जवानों की नियुक्ति थी। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हार के बाद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और भारत में राहुल गांधी फील्ड मास्टर बने हैं। पाकिस्तान में चर्चा का विषय है, नहीं कर सके वो राहुल गांधी कह रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप के एक बयान पर भरोसा है तो बाकी दर्जनों पर भी करना चाहिए। यूपी का वहां उतनी भी मयस्सर नहीं थोड़ा हमने में अंत में पीएम मोदी सरकार के पूरे होने पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सहित अन्य उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। दावा किया कि आज दुनिया को भारत सबसे एयरपोर्ट यहाँ पर आने जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में बात को किया था, फिल्म सिटी की भी बात हो रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में विकास जिस द्रुत गति प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किया है, वो नए आयाम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत सरेंडर किया। यहाँ तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद ने कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से मुहाफिज पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक वक्तव्य, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल जी ने कहा किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता और थर्ड किसी पार्टी का कोई इंटरवेंशन स्वीकार नहीं था। और जो हुआ वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया, इसको पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान, उन्होंने 1 दर्जन बयान दिए। तो मैं से कहना चाहता हूं, यदि ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा भरोसा करो कि ये सरेंडर का जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे और पाकिस्तान की संसद में बोले गए, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग में बोले गए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया 2 साल पहले, मगर जो बयान राहुल गांधी ने बागपत में एक जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल के माता पिता ने राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला से मुलाकात की। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मिलकर गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। शिकायत के बावजूद बड़ौद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने साथियों के साथ जमीन पर बने अवैध का गेट तोड़ दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कार्रवाई के बाद विपक्षी पक्ष ने लेफ्टिनेंट कर्नल के माता पिता और एक पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। महिला आयोग से मीनाक्षी भराला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। बेटे की वजह है, उसके ऊपर गलत एफआईआर की गई है। मैं घर गई, वहाँ पर मेरा घर पे ताला लगा रखा था मेरे जेठ ने, और वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रखा। उसने तोड़ दिया पुराना हमारा घर और अपना नया निर्माण करने लगा। जब मैं वहाँ गई हूँ तो गेट पे ताला बंद है। मैंने कहा खोल दो जी इसको, उन्होंने नहीं खोला। तो मैं सारी रात बाहर बैठी रही और बाहर बैठे बैठे मैंने रात बिताई है। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके, जो जम्मू में है, बताया बेटा मैं बाहर बैठी हूँ सारी रात से। वो आया और उसने आके फिर गेट ही तोड़ दिया और मुझे अंदर बिठाया। मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर है, हार्ट पेशेंट हूँ, उसके बावजूद मैंने सारी रात बाहर काटी है। सोच कितनी परेशान हुई होगी। खबर कन्नौज से है, जहां किसानों को उन्नत खेती और योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने नुनारी गांव पहुंचे डीएम आशुतोष चौहान। आपको बता दें, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने किसानों से योजनाओं से लाभान्वित होने का आह्वान किया। डीएम ने बताया कि 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान कल
यानी 12 जून तक जारी रहना है, जिसके माध्यम से कृषि विभाग की टीमें प्रतिदिन 3 गांवों में पहुंचकर किसानों को प्रशिक्षित कर रही हैं। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी, कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और ग्रामीण मौजूद। कृषकों को वैज्ञानिकों के साथ जोड़े जाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि किसानी खेती केवल जीवन यापन का साधन न हो, बल्कि भारत की आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में किसानों को जोड़ा जा सके और वो देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो। इसी क्रम में आज हम लोग इस गाँव आए हुए हैं। यहाँ पर कानपुर से कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं, साथ ही जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सभी लोग उपस्थित हैं। खबर संभल से है, जहां डीएम डॉक्टर राजेंद्र अपेशिया ने आपको बता दें भिक्षावृत्ति को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि जिले में कोई भी भीख मांगते पाया गया तो जिम्मेदार अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही की जीवन स्तर ऊपर उठाए जाने की खुशखबरी भी दी। दावा किया कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हुए संबंधित लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता के आधार पर चयनित कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी स्वीकार कर रहे हैं कि जिलाधिकारी की यह पहल हकीकत बनने से न सिर्फ भिक्षावृत्ति को खत्म करने में मददगार ये साबित होगी, बल्कि समाज में बड़ा बदलाव भी आएगा। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।